बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि किस तरह सल्तनत उस्मानिया के ख़िलाफ़ साजिशें की गईं और किस तरह छोटे छोटे इलाकों पर कब्ज़ा करके सल्तनत उस्मानिया को कमज़ोर किया गया। नाज़रीन, मगरबी हुकूमतों की रोश से आबराए हर्बट की राय की तस्दीक पूरी तरह होती है। नौजवान तुर्कों के जोश अमल से इन हुकूमतों को यह ख़तरा महसूस होने लगा कि सल्तनत उस्मानिया में कहीं इतनी कुव्वत फिर न पैदा हो जाए कि इसके हिस्से और टुकड़े करने के मंसूबे यूं ही रह जाएं। चुनाचे 15 सितंबर 1908 को रूस और ऑस्ट्रिया के वज़ीर ख़ारजा ने मिलकर एक स्कीम मरतब की, जिसकी रूह से दरे दानियाल और आबनाए बास्फोरस रूसी मंतका में रखे गए और बुल्गारिया रूसी हल्का असर में दाखिल किया गया। अल्बानिया तालवी मंतका में रखा गया और यूनान अतालवी हल्का असर में दाखिल किया गया। इस स्कीम का अमली नतीजा चंद ही दिनों के बाद ये जाहिर हुआ कि 5 अक्टूबर को प्रिंस फर्डिनेंड ने, जो दौलत उस्मानिया के ज़ेर सियादत अपने मुल्क का हुक्मरान था, कामिल खुद मुख्तियारी का ऐलान करके ज़ार बुल्गारिया का कदीम लक़ब अख्तियार कर लिया। इसके 2 रोज़ बाद 7 अक्टूबर को ऑस्ट्रिया हंगरी ने बोस्निया और हर्ज़ेगोविना के सूबे अपनी सल्तनत में शामिल कर लिए। फिर 12 अक्टूबर को क्रेट की मजलिस मिली ने यूनान से इल्हाक की करारदाद मंजूर करके इसका ऐलान कर दिया। नाज़रीन, इस मौजू पर मज़ीद बात करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हिस्ट्री के रिलेटेड और बिलामूम मुनफरिद मालूमात पर बनने वाली नई वीडियोस बर वक्त आप तक पहुंचती रहें। नाज़रीन, मुआहदा बर्लिन की रूह से बुल्गारिया दौलत उस्मानिया की एक बाजगुजार मुमलकत थी और इसके हुक्मरानों का तकर्रुर सुल्तान की नामजदगी से अमल में आता था, लेकिन हकीकतन बुल्गारिया की खुद मुख्तियारी एक अमर वाक़ई बन चुकी थी और अरबाबे इत्तेहाद व तरक्की को उम्मीद ना थी कि वो इसे दोबारा सल्तनत उस्मानिया के ज़ेर नगीन ला सकेंगे। उन्होंने हालात का अंदाज़ा करके यही मुनासिब ख्याल किया कि मुआवजा लेकर हकूक़ सियादत से दस्तबरदार हो जाएं। बाब अली की तरफ से जिस रकम का मुतालबा किया गया, बुल्गारिया इसे देने पर राज़ी न था, लेकिन रूस ने, जो बुल्गारिया को अपने साया आतफत में ले चुका था, अपने मुतालबे की रकम से जो इसके नज़दीक बतौर साबिक तवाने जंग सल्तनत उस्मानिया के ज़िम्मे वाजिबुल अदा थी, वो रकम महसूब कर दी, जिस पर आकर मामला रुक गया था और फरीकैन में सुलह करा दी। चुनाचे अप्रैल 1909 में बाब अली और बुल्गारिया के दरमियान सुलहनामा पर दस्तखत हो गए और सुल्तान ने बुल्गारिया के कामिल हकूक फरमारवाई तस्लीम कर लिए। नाज़रीन, बोस्निया और हर्ज़ेगोविना के सूबे बर्लिन में ऑस्ट्रिया हंगरी के सुपुर्द किए गए थे, लेकिन इन्हें सल्तनत में शामिल करने की मुमानत कर दी गई थी। 30 वर्ष तक अमलन वो ऑस्ट्रिया हंगरी के ज़ेर हुकूमत थे, जब तक कनाने हुकूमत सुल्तान अब्दुल हमीद के हाथ में रही। यूरोप की तमाम वज़ारतें इसकी सियासी चालों से खाइफ रहती थीं। चुनाचे इतने तवील कब्ज़े के बाद भी ऑस्ट्रिया हंगरी ने इन सूबों को अपनी सल्तनत में शामिल करने की जुर्रत नहीं की, लेकिन जब नौजवान तुर्क बरसर इक़्तिदार हुए और ख़ुद तुर्की के अंदर मुखालफतों का दौर शुरू हुआ, तो ऑस्ट्रिया हंगरी ने भी मौके से फ़ायदा उठाकर दोनों सूबों को बेतकल्लुफ़ अपनी सल्तनत में शामिल कर लिया। नाज़रीन, बाब अली ने सख्त एहतजाज किया, लेकिन चूंकि फौजी कुव्वत काफ़ी ना थी, इसलिए बिलाखिर सुलह कर लेनी पड़ी और ऑस्ट्रिया हंगरी ने 22 लाख पाउंड नगद मुआवजे के अलावा नवी बाजार का इलाका तुर्कों के हक में वागुजार कर दिया, जिस पर 1818 ईस्वी के बाद से अब तक इसका फौजी कब्जा चला आता था। नाज़रीन, इन दस्त दराजियों का सिलसिला यहीं तक ख़त्म ना हुआ। 19वीं सदी का ज़माना यूरोप के सनती इनकलाब का ज़माना था और सनत व हरफत की तकरी ने मुल्की मसनूआत के लिए नए बाज़ारों की ज़रूरत पैदा करती थी। अफ्रीका की साहली हुकूमतें, जो पहले सल्तनत उस्मानिया में शामिल थीं, लेकिन बाद में सल्तनत की कमज़ोरी से रफ्ता रफ्ता खुद मुख्तियार होती गई, इस मकसद के लिए मगरबी हुकूमतों की तवज्जो का मरकज़ बन गई थी। चुनाचे फ्रांस ने अलजायर और त्यूनिस पर कब्जा कर लिया और इंग्लिस्तान ने मिस्र में अपना तसल्लुत कायम किया। 1904 में फ्रांस और इंग्लिस्तान के दरमियान एक मुआहदा हुआ, जिसमें यह तय पाया कि इंग्लिस्तान मिस्र पर बिला शिरकत गैर से काबिज रहेगा और इसके मुआवजे में फ्रांस को मराकश की मुमलकत पर, जो इस वक्त तक आज़ाद थी, कब्जा करने में मदद देगा। नाज़रीन, अब अफ्रीका के साहली हुकूमतों में सिर्फ तराबलस रह गया था, जो मगरबी ताकतों के पंजे में नहीं आया था।
اس کی وجہ زیادہ تر یہ تھی کہ طرابلس ایک ریگستانی علاقہ تھا جس میں کہیں کہیں نخلستان نظر آ جاتے تھے، اس کے ساحل پر کوئی بندرگاہ نہیں تھی اور اس پر حکومت کرنے میں جو مصارف برداشت کرنے پڑتے ان کے معاوضے کی کچھ زیادہ توقع نہ تھی۔ ناظرین، یہی سبب تھا کہ فرانس اور انگلستان نے کبھی اس کی جانب توجہ نہیں کی، لیکن اٹلی جو نو آبادیت کے میدان میں ان دونوں سلطنتوں سے بہت پیچھے تھا اور 1881 میں تیونس پر فرانس کو قبضہ کرتے ہوئے دیکھ کر پہ جو تاب خا کر رہ گیا تھا، اس کی نظر میں طرابلس ہی غنیمت معلوم ہوا۔ چنانچہ اطالوی وزارت خارجہ نے سلطان عبدالحمید کے عہد میں ہی یورپین حکومت سے یہ تسلیم کرا لیا تھا کہ جب سلطنت عثمانیہ کے مقبوضات تسلیم ہونے لگیں تو طرابلس اٹلی کو دے دیا جائے گا۔ اس باب میں اٹلی نے متعدد معاہدوں کی بنا پر اپنا حق یہاں تک تسلیم کرا لیا تھا کہ 1908 کے انقلاب عثمانی کے وقت تمام یورپین طاقتوں نے یہ سمجھ رکھا تھا کہ اسے جس وقت موقع ملے گا وہ فوراً طرابلس پر قبضہ کر لے گا اور یورپ کی کوئی حکومت اعتراض نہ کرے گی۔ ناظرین، امید کرتا ہوں کہ آپ کے لیے یہ معلوماتی ویڈیو مفید ثابت ہوئی ہوگی۔ ملتے ہیں ایک ایسی ہی نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک دیجیے اجازت۔ خدا حافظ۔